नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूं। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड भी इलाहाबाद और सर गंगानाथ झा हॉस्टल और कुछ यादें ऐसी हैं जो अन्य हॉस्टलों से भी कॉमन है, उनकी चर्चा में रहेगा। इसमें हम चर्चा करेंगे आगे चल के एक कई जनरेशन को कुछ ना कुछ खिलाने वाले व्यक्ति की, तो एक कई जनरेशन एक व्यक्ति के कारण कैसे आराम से चल पाती थी, और उसके अलावा एक चर्चा इस एपिसोड में होगी जून 1983 की एक अनोखी अनूठी ऐतिहासिक घटना की। तो सबसे पहले तो आपसे वही पुरानी बात कहनी है कि भाई आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो उसको लाइक भी कर दीजिए, और अपने इलाहाबाद के लोगों में तो कम से कम शेयर करिए। बाहर के लोगों में भी करें कि उन्हें इलाहाबाद के विषय में जानकारी हो, लेकिन इलाहाबाद से जुड़े हुए लोगों में तो इसको शेयर करिए। क्योंकि जब मैं YouTube पर देखता हूं कि मेरे और कुछ मैंने चतुर्वेदी हेरिटेज के वीडियो बनाए थे, ये सब उसको हजारों लोग देख रहे थे, और ये इलाहाबाद के वीडियो मेरे पास फोन बहुत आ रहे हैं, लेकिन जब उसको देख रहा हूं तो इसको अभी चतुर्वेदी हेरिटेज से संख्या देखने वालों की कम है। जबकि मुझे लगता है कि इलाहाबाद के विषय में भी इलाहाबाद से जुड़े लोगों की तो रुचि है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो आप में से जो लोग हॉस्टलों में रहे हैं उनको याद होगा, मुझे पहले मेरे पापा बताते थे, ताऊजी बताते थे, फिर कई सीनियर्स ने बताया, और फिर मैंने खुद देखा। आगरा की बाह तहसील में होलीपुरा करके एक गांव है, तो ये बाह तहसील और होलीपुरा से संबंधित एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि हॉस्टल में, और सिर्फ सर गंगानाथ झा हॉस्टल में नहीं, मैंने कई हॉस्टल वालों से सुना है, उसमें खाने की कई चीज़ें, एक उन पर टोकरी हुआ करती थी और वो उससे लेके जाते थे। मैंने उन्हें बुजुर्ग देखा, पापा वगैरह से भी वही नाम सुना, तो या तो ये हो सकता है कि ये उन लोगों का ब्रांड नेम रहा हो, और फादर उसके बाद बेटा, ऐसे परंपरागत चलता हो। लेकिन हमारे ज़माने में जो आते थे वो भी बुजुर्ग थे, और मेरे और हॉस्टल में रहने में और पापा के रहने में लगभग 20 साल से ज़्यादा का फ़र्क था। पापा 1955 में गए थे और मैं 1978 में गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धांधू जी की। जो लोग हॉस्टल में रहे हैं उन्हें याद होगा, धांधू की टोकरी में पेड़ा होता था, समोसा होता था, कभी कुछ और मीठा होता था, कभी कुछ और नमकीन की चीज़ें होती थी, और हर कमरे पे वो जाते थे। हर कमरे का उन पर हिसाब रहता था। कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि आप अभी पैसे देंगे तो ही चीज़ मिलेगी। कभी कभार ऐसा किस्सा हो भी गया है, मैंने सुना है, लेकिन कम इसके उदाहरण हैं कि धांधू जी के पैसे किसी के द्वारा नहीं मिले, या उनकी डायरी गायब हो गई, या कुछ हुआ। लेकिन अन्यथा ये एक प्रतिदिन का, प्रतिवर्ष का और दशकों तक चलने वाला अनवरत सिलसिला था कि धांधू आएंगे, वो अपनी टोकरी में खाने का सामान लाएंगे। तो देखिए, एक तो हॉस्टल में क्या होता था कि आप सुबह उठे, चाय पी, फिर शुरू में हम सब लोग कटरा चौराहे जाते थे, वहाँ अपने अपने हिसाब से हम लोग बन मक्खन का नाश्ता करते थे। बहुत से लोग अंडा वगैरह भी खाते थे, जैसी जिसकी रुचि होती थी। बाद में हम लोग कमरे पे भी, जब एग्ज़ाम का समय हो या कुछ हो, तो हमारे ब्लॉक में हम लोगों का सबका ध्यान रखने वाले करण बाई थे, करण बाबू थे, करण लाल भी कहलाते थे। ऐसे हर ब्लॉक में अपने अपने ब्लॉक के हेल्प होते थे। हम लोग जलेबी मंगा लेते थे, बन मक्खन, समोसा, जो कुछ है वो कमरे पे ही आ जाता था, और चाय कमरे पे ही बन जाती थी। लंच होता था, शाम की चाय को फिर बाहर जाते थे, रात का डिनर होता था। लेकिन इस सब के बीच में धांधू जी का भी एक रोल था, और वो आया करते थे। मुझे ऐसा लगता है
कि जब मैंने धांधू का नाम लिया, धांधू जी का नाम लिया, तो आप में से बहुतों को वो स्मृति ताजी हो गई होगी। ऐसी बहुत सी घटनाएं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत से व्यक्तित्व होते हैं जो जब हमारे सामने होते हैं तो उनका कोई विशेष स्थान या विशेष महत्व न समझ में आता है न ध्यान में आता है। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के इतिहास की डगर पर उन मकामों को देखते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि अरे, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। खाने पीने का उससे मन भी बदलता है और वो एक जीवन की दिनचर्या का उस समय का आवश्यक अंग भी था। मैंने धांधू महाराज को, धांधू जी को सफ़ेद बाल, सफ़ेद मूछें, धोती कुर्ता पहने हुए, टोकरी उनके साथ है, मैंने उनको न चिल्लाते देखा, न झगड़ा करते देखा और न बहुत खिलखिलाते देखा। एक गंभीर मुद्रा बनाए हुए और वो आते थे और सबके पास जाते थे। एक दूसरा और ऐसा व्यक्ति था जिनके विषय में अभी फेसबुक पर भी चर्चा हुई थी, और वो व्यक्ति थे परेशान भाई। जो परेशान भाई थे वो हम सब लोगों के जूते, चप्पल, इन सब की देखभाल, इनकी सिलाई, इन पर पॉलिश, इस सब का काम करते थे। और उनके विषय में भी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सर गंगानाथ झा हॉस्टल के अलावा अन्य छात्रावासों में भी उनका योगदान और कार्य सेवा रहती थी। जब परेशान की याद करता हूँ तो याद आ जाता है उनका चेहरा बहुत परेशान तो नहीं था, लेकिन बहुत प्रसन्न भी नहीं था। कभी कभार मुस्कुरा के भी बात कर देते थे। एक तरफ वो एक ब्लॉक में बैठ गए या नीचे जीने के पास बैठ गए, लोग जा रहे हैं, अपनी चप्पल उन्हें दे दी, जूता उनको दे दिया, वो तैयार करके दे रहे हैं, उनको मालूम है किस कमरे का है, उसका क्या हिसाब है। ये जो हॉस्टल की लाइफ और स्टूडेंट डेज की लाइफ है, जरूरी नहीं कि आप हॉस्टल में भी हों, तो चाय की दुकान, पान की दुकान, खाने के ढाबे, रेस्टोरेंट या मेस, कैंटीन, इन सब के हिसाबों का एक ऐसा सिलसिला है कि जो लोग उस काम को करते हैं उनको मालूम है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर रोज पैसा नहीं रहता, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि इन पर किस दिन पैसा है और उस दिन पैसा लेने के लिए वो लोग मौजूद भी होते हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है। और ये जान लीजिए कि स्टूडेंट डेज में इन चाय की दुकानों का, इन पान की दुकानों का, इन मैस के चलाने वालों का, इन धांधू और परेशान जैसे लोगों का, इन सब का भी हमारे कैरियर की जो हम सफ़र कर रहे थे तो एक सहयात्री के रूप में और किसी ना किसी रूप में कहिए तो पैट्रन और गाइडिंग फोर्स के रूप में भी एक रोल रहा है। एक मैं और चर्चा करूंगा ऐसे वाकये की। 1983 का समय था। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने गई हुई थी और हम लोगों की क्या कहें, जो खिलाड़ी गए हुए थे उन्होंने भी फाइनल के पहले ही अपने आगे के टिकट बुक करा रखे थे। मतलब ये कि भारत की क्रिकेट टीम ने कोई अजूबे तब तक किए नहीं थे। लेकिन 1983 में इतिहास करवट ले रहा था। एक नए सूर्य का उदय हो रहा था। कपिल देव के नेतृत्व में भारत की टीम नए नए कौतुक, नए नए कौशल और नए नए करिश्मे दिखा रही थी। और जैसे जैसे उनके करतब भारतीय टीम की सफलता में बढ़ते जा रहे थे, बदलते जा रहे थे, लोगों की रुचि बढ़ती जा रही थी। और धीरे धीरे करके भारत की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, सेमीफाइनल जीतती है और आ गया 25 जून 1983 का दिन, जिस दिन के क्रिकेट का फाइनल मैच था भारत का और वेस्ट इंडीज का। शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि भारत इतिहास रचेगा। वेस्ट इंडीज की टीम, उसके आगे बड़े बड़ों के पसीने छूटते थे उस समय।
यहां इस एपिसोड में इसकी चर्चा का मतलब यह है कि मैच तो हो रहा था इंग्लैंड में, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी, हॉस्टलों में भी, हर शहर की सड़कों पर भी लोगों की निगाहें, लोगों के कान उसी तरफ लगे हुए थे। टीवी की सुविधा इतनी आम नहीं थी। हम लोगों के पास हॉस्टल में अपने अपने ट्रांजिस्टर्स थे। मेरे पास भी एक लाल रंग का 2-in-1 था। तो अपने कमरे के बाहर सब लोग या कमरे के अंदर इकट्ठे होकर अलग अलग ग्रुप बनाकर और कमेंट्री सुन रहे थे। हम सबको याद है कि भारत की टीम 183 रन बना के आउट हो गई थी, और तब तक भी ये लगा था कि हमने इतिहास बना दिया, फाइनल खेल लिए। लेकिन जैसे जैसे वेस्ट इंडीज के विकेट गिरते गए, लोगों का जमावड़ा, लोगों का ध्यान, लोगों के कान रेडियो की आवाज की तरफ केंद्रित होते गए। सारा जैसे लगता है बाकी का काम रुक चुका था। और मुझको याद है जब वो रात को भारत की जीत हुई है, तो मुझे नहीं मालूम है कि इंग्लैंड के क्रिकेट के मैदान में क्या हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि जीएनजा में उत्सव का माहौल हो गया। वो ऐतिहासिक उत्सव का माहौल था। सारा हॉस्टल ऐसे खुश था जैसे हम ही लोगों ने मैच जीत लिया हो। खूब शोर हुआ, और मेरा ख्याल है कि कुछ मिठाई वगैरह भी खाई गई, और एक जुनून सा था जो सारे भारत में था, लेकिन हमारे हॉस्टल में और अन्य हॉस्टलों में भी रहा होगा वो था। आज भी जब मैं उस रोमांचक समय की याद करता हूं, तो अंदर से ऐसा लगने लगता है कि जैसे सामने भारत की टीम जीत गई है और कपिल देव और सब लोग कप हाथ में लिए हैं, और हम जीएनजा वाले ये सब सुन के शोर मचा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि द विजडम वीव श्रृंखला में ये जो इलाहाबाद से संबंधित चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ये आपको पसंद आ रही है। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप लोगों के कमेंट्स और सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर से कहूँगा कि अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हौसला मेरा बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं अच्छी तरीके से और यादें इकट्ठी करके आपके समक्ष लेके आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आज की आपको अच्छी लगी है। अगले चैनल में मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज की चर्चा आपको अच्छी लगी है। अगले एपिसोड में कुछ और खट्टी मीठी यादों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।